हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी क्लास में। 9th आपका क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डीएवाई एनआरएलएम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या जीविका के तहत गठित उत्पादक समूह यानी प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। ठीक है, उत्पादक समूह का ग्रुप जो ग्रुप है प्रोड्यूसर ग्रुप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल सामाजिक बैठकों आयोजित करना है या किसानों उत्पादक संगठनों को संगठित करना, सामूहिक रूप से इनपुट खरीदना और बेहतर मूल्य के लिए उत्पाद बेचना, या सरकार को सब्सिडी बांटना है, या गांव के विवाद सुलझाना है। तो जो आपका प्रोड्यूसर ग्रुप होता है यानी उत्पादक समूह होता है, उत्पादक समूह का मतलब ऐसा समूह जो उत्पादन करता है। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्शन वो करता है, उत्पादन करता है, उन लोगों का ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, तो जैसे किसान हो गए या उत्पादक समूहों को संगठित करके सामूहिक रूप से इनपुट खरीदना और बेहतर मूल्य के लिए उत्पादन बेचना। जैसे मान लीजिए 10 किसान हैं, 10 किसान अलग अलग ले जाकर अपना सामान जो है, अनाज जो है मार्केट में बेचते हैं। वहीं उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया और सभी इकट्ठा अपना जो अनाज है वो बेचेंगे, तो उससे उनको बेनिफिट भी होता है, बार्गेनिंग की पावर भी होती है और प्लस में अच्छी कीमत भी उनको मिल जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य लाभ क्या है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है, तो ये किसानों को मुफ्त में बीज देने के लिए है, या किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति बताना और उर्वरकों के सही उपयोग की सलाह देना है, या केवल किसानों को ऋण पत्र देना है, या कृषि ऋण माफ करना है। तो जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है, आपको भी पता है, उससे मृदा की जो स्वास्थ्य की स्थिति पता चलती है, यानी मिट्टी की गुणवत्ता पता चलती है, खेती योग्य है या नहीं है, या कुछ कमी है। ठीक है, तो इससे पता क्या होता है कि इससे लाभ क्या होता है कि किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति बताना और उर्वरकों को सही उपयोग का सलाह देना। मान लीजिए कि आपके खेत में किस उर्वरक की कमी है, यानी किस पोषक तत्व की कमी है, अगर मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको पता चलता है। तो उस अनुसार आप खाद वगैरह, बीज वगैरह, या किस प्रकार की खेती की जाए उस मिट्टी पे, ये सारी जानकारी आपको हो जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पशुधन बीमा योजना किस जोखिम से पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो चोरी की कमी से करती है, पशु उत्पादों की कीमतों में गिरावट से करती है, पशुओं की बीमारी या दुर्घटना के कारण, या कृषि उपकरणों की चोरी के कारण। जो जैसे हम अपना बीमा कराते हैं, वैसे पशुओं का भी बीमा होता है, खेती के लिए भी बीमा कराया जाता है। तो वो बीमा क्या होती है, जब उसका नुकसान हो जाए आपको, जैसे वो बीमारी उसको कोई हो जाए तब बीमा कराएंगे, तो उसकी बीमारी के लिए आपको पैसा मिलेगा। फिर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी वगैरह के कारण, तो अब भी आपका जोखिम जो है, जैसे अब मान लीजिए कोई आपकी गाय भैंस से मर गई ऐसे, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जब बीमा हम उसका कराए रहता है तो उससे कुछ बेनिफिट हमको मिल जाता है, यानी पूरी तरह से उसका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जो बीमा कंपनी है वो उसका पैसा देती है आपको। कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ राइस इन इंटेंसिफिकेशन कृषि पद्धति का संबंध किस फसल से है। तो राइस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि चावल से इसका संबंध होगा। ठीक है, धान या चावल की खेती से इसका संबंध है। कह रहे हैं कि कृषि विविधीकरण यानी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का क्या अर्थ है। तो केवल एक ही फसल उगाना है, या फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसे विभिन्न गतिविधियों को शामिल करना है, केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना है, या कृषि को पूरी तरह से रोकना है। तो आपको भी पता है कृषि विविधीकरण का मतलब है कि भिन्न भिन्न टाइप की फसलें उगाना। जैसे आप जो भी खेती करें, धान या गेहूं की खेती करें, बस आपके पास मुर्गी बकरी जो भी आप पालन करना चाहे, पशुपालन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप मत्स्य पालन भी करते हैं। आपको पता है कि एक तरीका है, जैसे ये आपका जो पोखर बनता है, ठीक है, मछली पालन के लिए, उस पर क्या किया जा रहा है, या आपने छोटा सा एक तालाब बनाया, छोटा सा ये तालाब बनाया अपने खेत को, थोड़ा ठीक है गड्ढा करवा के तालाब बनाया, अब उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, ये पिलर्स के माध्यम से ऊपर क्या किया जा रहा है, उसका मुर्गी पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं, एक ही के ऊपर एक करके बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसानों को अतिरिक्त आय का लाभ भी मिलता है। मान लीजिए किसी कारणवश जो फसल बर्बाद हो गई है, आपकी खेती बर्बाद हो गई, अधिक बारिश आ गई, या तूफान वगैरह, या सूखा पड़ गया, तो आपकी जो फसल है क्या हो गई, खराब हो गई। तो अब वहां से तो पैसा आएगा नहीं, आपका जो आपने जो पैसा लगाया था वो भी खत्म हो गया। तो इसीलिए अतिरिक्त आय का अगर स्रोत रहेगा तो वहां से भी जो होगा आपका इनकम खराब नहीं होगा, और आपकी जो दैनिक स्थिति है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, कह रहा है कि पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जो पशुधन है उसकी उत्पादकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो उन्हें खुले में छोड़ देना है नहीं,
उन्हें आप खुले में छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। उनकी नस्लों में सुधार करना, संतुलित आहार और नियमित पशु चिकित्सा टीकाकरण सेवाएं हैं, या अधिक पानी देने या घास खिलाना। तो पशु अधिक पानी नहीं, उनको लिमिट के हिसाब से, आपको भी पता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं वो उतना पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। और घास तो वो खाते हैं, लेकिन केवल घास के माध्यम से उसकी उत्पादकता में सुधार नहीं होगा। उन्हें क्या करना होगा कि संतुलित आहार देना होगा, उनकी नस्लों में सुधार करना होगा, ठीक है। और नियमित पशु पशु चिकित्सा टीकाकरण सेवाएं वगैरह आपको लगानी होगी। आपको भी पता है कि 1 साल में जो होते हैं गाय या भैंस हो, तो उनका एक बार टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि सामुदायिक समन्वय के रूप में आप स्वयं सहायता समूह को आजीविका के संवर्धन के लिए किस गतिविधियों को बढ़ावा देंगे? तो केवल जुआ खेलने को बढ़ावा देंगे, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गैर कृषि आधारित लघु उद्यम, शहरों में पलायन, या केवल सरकारी कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन। तो अगर आप एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, तो आपको भी पता है कि क्या करना चाहिए आजीविका यानी रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप रोजगार बढ़ाने के तरीकों पे जाएंगे, जैसे डेयरी पालन, डेयरी हो गया, या बकरी पालन, मुर्गी पालन, या गैर कृषि आधारित लघु उद्यमों जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने वगैरह का आइडिया देंगे, ठीक है। यही तो करेंगे ताकि जो है इनकम का साधन बढ़े, ठीक है। अगला कह रहा है कि बाजार संपर्क में सुधार से ग्रामीण उत्पादकों को क्या लाभ होता है? जो मार्केट लिंकेज से यानी बैंकों से जोड़ सॉरी मार्केट से जोड़ने का क्या लाभ होता है, बेनिफिट क्या होता है? तो बिचौलियों की संख्या बढ़ जाती है, उत्पादों का बेहतर मूल्य और बाजार तक सीमित पहुंच मिलती है, या केवल उत्पादकों की लागत बढ़ जाती है, या उन्हें अपना माल बेचना बंद कर देना चाहिए। तो आपको भी पता है, जब आप मार्केट से जुड़ते हैं, बाजार से जुड़ते हैं, और आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाभ कमाने के लिए आप क्या करेंगे कि बिचौलियों की बजाय आप डायरेक्ट मार्केट में यानी जो लास्ट कंज्यूमर है उसको डायरेक्ट बेचना चाहेंगे, ताकि इससे क्या हो, आपको अतिरिक्त लाभ हो। यानी उत्पादों का बेहतर मूल्य और बाजार तक सीधी पहुंच जो होती है इसके माध्यम से, यानी बाजार संपर्क के माध्यम से मिलती है आपको, ठीक है। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का क्या फायदा है? यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे क्या लाभ होगा? तो केवल सड़कें बनाना है, या फसल, सब्जी और फूलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और पोषण सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, या केवल औद्योगिक उत्पादन करना है, या पशुओं का चारा उगाना है? तो आपको भी पता है, जो बागवानी जो खेती है आपकी, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर है आपका, इसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो किसानों की आय बढ़ती है। आय कैसे बढ़ती है? जैसे जो किसान है, जैसे आपने देखा होगा, जो किसान है वो क्या करता है कि मैक्सिमम 1 से 2 फसल उगाता है। जैसे धान की खेती आती है तो धान उग जाता है, गेहूं की खेती आती है तो गेहूं उग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अन्य चीजें हैं वो आप बो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई फल वगैरह, सब्जी, आपको पता है कि जो धान और गेहूं के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत सारी अन्य फसलें उगाई जाती हैं, जो आपका गर्मी के टाइम पे मौसम पे उगता है, जैसे खीरा, काका और बहुत सारी चीजें ना, जो हरी सब्जियां वगैरह, पत्ते वगैरह, ठीक है। तो फल सब्जियां लगाना, फिर फूलों के माध्यम से फूलों की खेती करना। देखिए, धान और गेहूं के अलावा अगर आप अन्य जो हॉर्टिकल्चर पे मूव करते हैं, ठीक है, कृषि में मूव करते हैं, तो आपको जो है दुगना फायदा होगा। दुगना फायदा कैसे? आपको भी पता है कि जो फसल, फल या सब्जियां वगैरह, उनका रेट अच्छा मिलता है, ठीक है। आपके धान गेहूं से रेट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आपका जो फल या सब्जी है, हो सकता है अभी 10 रुपए बिक रहा है, लेकिन मार्केट में बीच में क्या हो जाता है, 50, 100, 150 भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन गेहूं और धान की कीमत में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं मिलेगा, 1-2 रुपए के अंतर चलता है आपका, ठीक है। तो ये इससे इनकम आपका जितना भी, अगर खेती करते हैं, तो अगर इस तरफ आप मूव करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव करेंगे, तो इससे डेफिनेटली जो है किसानों को लाभ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा खर्च वगैरह बढ़ जाता है, और थोड़ी सी श्रम वगैरह लागत जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो उस तरफ अगर बढ़ते हैं ना, तो बिहार को इस माध्यम से, खेती के माध्यम से भी डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट आपको भी पता है कि केचुआ इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। केचुआ क्या होता है ना, कि एक तरफ से मिट्टी खाता है और दूसरी तरफ से मिट्टी निकालता है, ठीक है। तो वो जो मिट्टी होती है ना, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इसे ही वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। वो मिट्टी को, जो माटी को, जो आपका भूमि होती है, उसको पूरी तरह से फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली भारत की शीर्ष संस्था कौन सी? तो आपको भी पता है कि ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था आपका सबसे ज्यादा फंड प्रोवाइड कराती है? तो आपका नाबार्ड कराती है। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा यानी फसलों का बीमा किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो वर्ष 2016 से आपका किया गया था। किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो वर्ष 2016 से हुआ था।
कह रहा है कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार की आजीविका गतिविधि। तो आपको भी पता है कि मधुमक्खी पालन एक तो कृषि से भी जुड़ा हुआ है और गैर कृषि से भी जुड़ा हुआ है, यानी दोनों में आता है। ठीक है, फार्मिंग में भी आता है, ऑफ फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों में आता है। ठीक है, कृषि और गैर कृषि आधारित दोनों है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन खेती में भी आता है और गैर खेती में भी आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह द्वारा आजीविका संवर्धन के लिए लेने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होना चाहिए। तो केवल व्यक्तिगत खर्चों के लिए लोन लेना चाहिए, या उत्पादक संपत्तियों खरीदना और आय उत्पन्न करने वाला जैसे पशु या मशीनरी, घर का किराया चुकाने के लिए मनोरंजन का खर्च करना। देखिए, आप जब भी पैसा लेते हैं ना, तो अगर उसका यूज आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ यूज करना है। जैसे ऐसे जगह का पैसा लगा रहे हैं जहाँ से इनकम वो नहीं पैसे फिर से पैसा बना के दे, तो वो जगह तो ठीक है। लेकिन आप ऐसे जगह पैसे लगा रहे हैं जहाँ से पैसा लगा लेकिन कुछ निकला नहीं, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप पैसा उठाते हैं, मान लीजिए आपने लोन लिया और कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस रन करने लगेगा तो आप उस पैसे से पैसा कमा कर चुका देंगे। लेकिन मान लीजिए आपने कोई घर खरीद लिया या जमीन कोई खरीद ली, तो उससे क्या लाभ होगा उसका। ठीक है, तो ये पैसे का डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पैसे का यूज कर रहे हैं। तो जब भी पैसा अगर लोन पे अगर उठा रहे हो तो पैसे का उपयोगिता देखिए कि कहाँ पे उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को कृषि गतिविधियों में प्रशिक्षण देने का उद्देश्य क्या है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनको जो एग्रीकल्चर में अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इसका क्या लाभ मिलेगा। तो केवल पुरुषों का काम आसान करने के लिए उनको देना चाहिए प्रशिक्षण, या उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। केवल मुफ्त उपकरण या केवल शहरों में स्थित। आपको भी पता है कि जो कृषि होती है, कृषि में वुमेन्स भी वो काम करते हैं आपके। ठीक है, कृषि जो है तो बहुत सारी महिला किसान भी हैं जो खेती करती हैं। तो ऐसे में अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उनकी जो कैपेसिटी होगी वो बिल्डअप होगी। ठीक है, और खेती करने के नए नए तरीके, नए नए चीजों का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आएंगी। और इसके साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति भी उनकी मजबूत होगी। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि पशुओं को खिलाए जाने वाले साइजेस साइलेज का मुख्य लाभ क्या है, यानी पशुओं को जो साइलेज खिलाया जाता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है, क्यों खिलाया जाता है उनको। तो यह केवल सजावट के लिए होता है, या हर चारे को संरक्षित करने का एक तरीका है जिसे सूखे मौसम में उपयोग किया जा सके, या यह केवल लकड़ी जलाने के लिए है या उर्वरक के लिए। आपको भी पता है कि जो पशुओं के लिए चारा वगैरह है, जैसे भूसा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, क्यों स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो ऐसे मौसम में जहाँ पे जो चारा वगैरह अवेलेबल नहीं होता, हरी घास आपको नहीं मिलती है, उस टाइम पे उनको उनका पोषण किया जा सके, यानी उनको खिलाया पिलाया जा सके। तो इसलिए आपका साइलेज किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। आपको पुआल वगैरह हो गए या गेहूं वगैरह के जो भूसे वगैरह हो गए, वो आप स्टोर करके रखते हैं उनके लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि मूल्य संवर्धन इन वैल्यू एडिशन का अर्थ क्या है। हल्दी की खेती, उदाहरण था हल्दी की खेती। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दे के बता रहा है, केवल कच्ची हल्दी बेचना है, या कच्ची हल्दी को सुखाकर पीस कर पैक करके पाउडर के रूप में बेचना है, हल्दी को छोड़ देना है या केवल बीज खरीदना है। तो मूल्य संवर्धन का मतलब होता है, मान लीजिए एक किसान है, आपको भी पता है मूल्य संवर्धन क्या होता है। उसने क्या किया कि हल्दी बनाए, मतलब हल्दी उपजाए। तो अब हल्दी का आपको पता है कि छोटे छोटे ऐसे गट्ठे होते हैं, ऐसे मतलब उनका शेप अलग अलग होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अगर वो ऐसे बेचेगा, आपको पता है कि खड़ी हल्दी मिलती है मार्केट में, कच्ची हल्दी मिलती है, तो आप ऐसे खरीदेंगे तो कितने रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपए 20 रुपए केजी में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक हो गया। मान लीजिए आपने हल्दी खरीदा, अब उसने जिसने हल्दी 10 रुपए 20 रुपए पर केजी पे खरीदा, मान लीजिए 1 क्विंटल 2 क्विंटल खरीदा, उसको क्या किया, उसने उस हल्दी को सुखाया। ठीक है, उसको अच्छी तरह से सुखाया, उसको पीसा। ठीक है, उसका पाउडर बनाया, उसको फिर पैक किया, और पैक करके उसको पैकेजिंग की और मार्केट में सप्लाई कर दिया। तो अब वो हल्दी जो 20 रुपए का खरीदा था ना उसने, वो 200 रुपए 250 रुपए पर केजी या 500 रुपए पर केजी में आपकी मिलती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो यही मूल्य संवर्धन होता है। ठीक है, मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि एक्चुअल जो चीज है उसको मॉडिफाई करना, उसको मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू को बढ़ा देना है। ठीक है, तो जो कच्ची हल्दी 20 रुपए पर केजी मिल रही थी, अभी आप पीसे हुए जो पैकेट का हल्दी आता है, आप देखेंगे कि कितनी उसकी वो कितना महंगा आपको मिलता है। तो हल्दी का प्राइस तो वही है, लेकिन उसको अगर मॉडिफाई किया गया, उसमें संशोधन किया गया, तो उसकी प्राइस बढ़ गई। यही मूल्य संवर्धन होता है आपका। ठीक है, कृषि में शून्य बजट या प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार क्या है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, इसका मतलब क्या है।
तो भारी सरकारी सब्सिडी है या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग न करना है, केवल आयात बीज का उपयोग करना है या केवल मशीनों का उपयोग। तो जीरो बजटिंग जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें क्या है कि आपका रासायनिक कीट वगैरह जो रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशकों का उपयोग आपका नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही होता है कि उसमें प्रकृति को संरक्षण दिया जाता है, न कि उनको हार्म पहुंचाने वाले चीजों का। ठीक है, कह रहा है कि बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए सबसे उपयुक्त सामुदायिक संरचना क्या है, तो ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत किसान, उत्पादक कंपनी या उत्पादक समूह है या सरकारी स्कूल होते हैं। तो ये आपको भी पता है कि विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो उत्पादक जो कंपनियां हैं या उत्पादक जो समूह है वो आपका काम करते हैं इसके लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कृषि और आजीविका के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन क्या है। नेचुरल जो संसाधन है आपका कौन सा है, तो आपको भी पता है कि नेचुरल चीजें क्या है। नेचुरल यानी प्रकृति की जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है। तो प्राकृतिक रूप से आपको क्या मिला है, तो जल और भूमि और जल ही तो आपको प्राकृतिक रूप से मिला है। बाकी सड़कें आपने बनाई है, बैंक आपने खोले हैं, सरकारी कार्यालय आपने खुद बनाए हैं, उसने तो प्रकृति ने तो दिया नहीं आपको। सड़क बना के प्रकृति ने थोड़ी ना दिया, सड़क बना के बैंक बना के प्रकृति ने नहीं दिया। प्रकृति ने आपको भूमि दिया है और जल दिया है, हवा दी है, ठीक है, सूर्य दिया है, और भी जो आपका नेचुरल जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई है। तो प्राकृतिक चीजों का मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।